हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी कहूँ या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और इसमें कई पार्ट्स इसके बनेंगे, तो प्लीज़ उन्हें सभी को ध्यान से आप समझिएगा। देखिए सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो सीजीएल के प्री के पेपर में अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो इस पे जितने भी वेरिएशंस जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किन दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो और मेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोण का मतलब क्या है, जिसमें 3 कोण हो। और मिति का क्या मतलब होता है, मापना। मिति का मतलब होता है मापना। सिमिलरली इंग्लिश में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजर करना। और ट्रिग्नो मतलब भी वही होता है, 3 कोण, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कि ऐसी कोई भी पद्धति जिसमें हम लोग क्या है, 3 कोणों को या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स को जिस तरह से मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रायंगल है तो उसको किस तरह से मापा जा सकता है, उस पे बेस्ड है हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, उसी पर बेस्ड है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई, कैसे इसको मापा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक, देखिए ट्रायंगल्स कई तरीके के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर राइट एंगल। तो इसमें सबसे इजी माना जाता है राइट एंगल ट्रायंगल को। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए। इस पे ये क्या है, 90 डिग्री है। मैं इसको अगर नेम दे दूं कि ए बी और सी है, ठीक है, ए बी सी है। तो इसमें से जो बी है, एंगल जो बी है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कर्ण हो गई। अब उसमें एक भुजा जो परपेंडिकुलर होती है बेस पर, उसको हम लोग लंब बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और जो भुजा बेस होती है, इसको बेस के ही फॉर्म में बोलते हैं। तो देखिए कंफ्यूजन कई बार होता है कि किस भुजा को बेस माना जाता है, किस किस भुजा को परपेंडिकुलर। क्योंकि ये तो देखने पे है, अगर हम इसको स्ट्रेट देख रहे हैं तब तो ये बेस है। अगर कोई व्यक्ति टेढ़े से देखेगा तो उसके लिए ये बेस भी हो सकता है। तो इस पे फ्रेंड्स ये एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लीजिए। देखिए अगर मेरा एंगल जो थीटा है वो यहाँ पर है, जहाँ पे मैंने इसको बनाया है, तो ये बेस है और ये हमारा कर्ण है और ये लंब है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा एंगल कैसा है, यहाँ पर है, यहाँ पे मैं इसको चलिए फाई एक एंगल लिख देता हूँ। तो मेरा जो आधार होगा वो ए बी वाली जो भुजा है, ये जो भुजा है ये मेरा आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ देखने पर ही डिपेंड करता नहीं है, इस पे डिपेंड किस पे करता है कि जो एंगल हम लोग को निकालना है वो कहाँ पर है। ठीक है, उस पे ये आधार और लंब उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को थोड़ा सा करके समझ लेते हैं। पहले आप एक चीज ये समझ लेते हैं, इसमें जैसे पूछा भी जाता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अगर मैं कर्ण को हिंदी में कैसे बोलूं, के बोलूं। ठीक है, और लंब को कैसे बोलूं, एल, और आधार को ए बोल देता हूं। ठीक है, इन तीनों भुजाओं की मैंने मान ली कि माप क्या है, ए है, कर्ण के है और लंब एल है। तो देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस अगर हम लगाएं तो मैं किन्हीं दो भुजाओं को रेशियो के फॉर्म में कैसे कैसे लिख सकता हूं। तो देखिए चलिए पहले भुजा मान लेते हैं मैं आधार है, तो आधार के अपॉन में या तो मैं लंब लिख सकता हूं या फिर आधार के अपॉन में क्या, कर्ण लिख सकता हूं, तभी दो रेशियो मुझे मिलेंगे। सिमिलरली मैं लंब के अपॉन में भी आधार या फिर लंब के अपॉन में कर्ण लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कर्ण के अपॉन में आधार और कर्ण के अपॉन में लंब लिख सकता हूँ। तो इस तरह से देखिए मुझे ओवरऑल कितने, सिर्फ 6 रेशियोज ही मिलते हैं। और 6 रेशियो से ही आपको पता चला होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, वो भी 6 ही होते हैं, जो कि आपने पढ़ रखे हैं क्या क्या होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट और सेक और कॉसेक्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कुछ इसी तरह से बने हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की वजह से ही। तो जितने ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं उतने ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे हम लोग याद रखें। तो उसके लिए देखिए हम एक हिंदी में हम लोग को एक शॉर्टकट पढ़ाया जाता है जिसको कि क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। इसको क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इसको आप अगर याद रखेंगे तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो उसको चलिए समझ लेते हैं इससे कैसे याद रहेंगे। तो देखिए लाल को इंग्लिश में मैं अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एल ए एल। और कक्का को कैसे लिखूंगा, के के।
और ए, ठीक है। तो ये कक्का हो गया, तो लाल बटे कक्का है। अब देखिए इससे सारे फॉर्मूलाज कैसे निकल आते हैं वो भी चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए मैं अगर एल अपॉन के लिखूँ, ये मैंने पहला जो रेशियो लिखा हुआ है एल बाई के, इसको अगर मैं लिखूं तो मैं जब एल यानी कि जो भी इसका लंब है और अपॉन में के जो कर्ण होगा, तो ये वैल्यू मुझे क्या देता है, साइन की वैल्यू देता है, ठीक है। ये वैल्यू अगर साइन की होती है तो हमें पता है कोसाइन या फिर कॉसेक जो होता है ये कैसा होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर मैं इसको पलट के लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, के बाई एल, ठीक है। सिमिलरली जो बीच वाला होता है वो हमें क्या देता है, कॉस देता है, यानी कि आधार बटे कर्ण अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो वो किसकी होगी, कॉस की। और अगर जस्ट उसको अपोजिट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा, यानी कि के अपॉन ए। और लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, टेन की, ठीक है। तो टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार। और अगर इसका कॉट पूछा जाएगा तो मैं क्या जस्ट अपोजिट इसका लिख दूंगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इस तरीके से डेवलप हुए हैं। अब देखिए अगर मैं इसी फिगर में ही मैं आपसे अगर पूछूं वैल्यूज, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने थीटा बना दिया, ठीक है। और मैं आपसे सिर्फ दो वैल्यूज पूछूंगा कि मैं पूछूं कि साइन थीटा आप बताइए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि साइन थीटा मैंने पढ़ा हुआ है, साइन का फॉर्मूला की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो अभी थीटा क्योंकि यहाँ पे, तो लंब कितना होगा ए बी और कर्ण कितना होगा ए सी। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम फिगर के लिए ही पूछूं कि साइन ऑफ फाई बताइए, ठीक है, साइन ऑफ फाई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो देखिए फाई के लिए अब ये जो उससे छू के जो भुजा होती है, देखिए जो भी थीटा होता है उससे जो भुजा संलग्न होती है या फिर जो उससे रिलेटेड होती है, उससे एक तरफ तो कर्ण होता है जो कि सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। और दूसरी जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है, हमारी लंब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एंगल नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है, पहले से ही 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उससे भुजा अगर मुझे साइन फाइव पूछा गया है तो मेरे साथ जो ए बी भुजा है वो क्या हो जाएगी, मेरे लिए आधार हो जाएगी, ठीक है। तो साइन फाइव की वैल्यू मुझे पता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब लंब क्या हो जाएगा, बी सी जो है अब लंब हो जाएगा, ठीक है। तो साइन फाइव की वैल्यू कितनी आएगी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो इस तरीके से साइन कोसेक ये सब जो मैंने फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं ये वेरी कर जाएंगे आपके लिए जब हम थीटा को चेंज करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा अगर पूछा है तो आपका वैल्यू क्या है, लंब तब मेरा ए बी है। अगर साइन ऑफ फाइव पूछ ले तब लंब क्या हो जाएगा, मेरा बी सी, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को भी आप याद रखिए कि लाल बटे कक्का है तो इसमें जो सबसे पहले है वो क्या देता है मुझे, साइन, फिर क्या मिलता है, कॉस, और लास्ट वाले मुझे क्या देते हैं, टेन, ठीक है। तो साइन कॉस टेन आप लोग कुछ इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद आज हम लोग क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो बेसिक बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इस पे पूछे जाते हैं चलिए उनको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसमें मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या है, फाई है, ठीक है। तो एंगल को हम लोग थीटा या फाई या इस तरह के टर्म से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें जो ये थीटा होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं चलिए उसको समझ लेते हैं। पहले पहले तो आप ये जान लीजिए कि थीटा को हम लोग मापते कैसे हैं। देखिए थीटा को या फिर मैं बोलूँ एंगल को मापने के दो तरीके बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें से पहला क्या होता है कि इसको डिग्री में माप लेते हैं हम लोग। जैसे कि इसको मैं क्या बोलता हूँ कि 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है। तो पहला तो यही होता है कि इसको मैं डिग्री में मापता हूँ। अब डिग्री में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आप जान लीजिए। पहले तो डिग्री को डिनोट मैं कैसे करता हूँ, इस तरह के एक ये होता है, इस सिंबल से मैं इसको डिग्री को डिनोट करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक डिग्री में फ्रेंड्स एक डिग्री में कितने 60 मिनट्स होते हैं। तो ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो कभी अगर एक्यूरेट डिग्री को शो करना हो, जैसे कि मैं कोई भी एक एंगल बनाऊं और ये मुझे पता हो कि 121 डिग्री 121 सही न, आधा, ठीक है, इतना डिग्री है, तो मैं या तो इसको ऐसे ही लिखूं कि 121 सही हाफ डिग्री है, या फिर मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ कि 121 डिग्री है और 30, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो हाफ है तो इसमें 30 मिनट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिग्री में कैसे चीज़ें टूटती हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। इस जो ये सिंबल है इसको मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मिनट पढ़ते हैं। और जब इस तरह का सिंबल यूज़ होता है जिसमें कि डबल अपोस्ट्रोफी टाइप का है, ठीक है, इसको कैसे सेकेंड्स में डिनोट करते हैं, या क्या बोलते हैं कि ये कितने सेकेंड्स है, ठीक है। अब एक तो ये मेज़र हो गया कि
जो एंगल होता है उसे डिग्री में मेजर किया जाता है, दूसरा जो एंगल होता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में जब मेजर करते हैं तो रेडियन को पहले तो ये समझ लीजिए सो कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है। तो रेडियन का सिंबल एक सी होता है, एक स्मॉल सा सी, जैसे मुझे लिखना हो कि पाई रेडियन है, तो मैं इसको असल में पाई के साथ रेडियन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसको सिर्फ अगर मुझे शो करना हो कि ये रेडियन ही है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पाई रेडियन। असल में ये चीज़ अंडरस्टूड होती है, रेडियन का यूज़ उतना ज़्यादा रियल इसमें क्वेश्चंस में नहीं किया जाता है, पाई लिखा है तो उसका अंडरस्टूड है कि ये पाई रेडियन इतना होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि रेडियन को पाई डिग्री में कन्वर्ट करना, या फिर कुछ डिग्रीज दी हों उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो पहले तो चलिए एक डिग्री में कितने रेडियन या फिर एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं ये चीज़ समझ लेते हैं। तो देखिए सभी को पता है कि पाई जो ये होता है रेडियन, इसमें कितने 180 डिग्री होते हैं, जैसे कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है ये कितना है, पाई एंगल होता है, और इसमें डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए पाई रेडियन में कितने हैं, 180 डिग्री है। तो मैं एक रेडियन की अगर बात करूं तो एक रेडियन में कितने आ जाएंगे, 180 अपॉन पाई, ठीक है, 180 अपॉन पाई डिग्रीज। अब सिमिलरली मैं अगर बोलूं कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो पाई में 180 का मैं क्या कर दूंगा, डिवीजन कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज आ गई नॉर्मली, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, और आपके ऑप्शंस कैसे होंगे, आपके ऑप्शंस होंगे कुछ इस तरह से होंगे। देखिए जैसे कि पहला ऑप्शन होगा कि 57 डिग्री और 16 मिनट्स, ठीक है। फिर क्या होगा 58 डिग्रीज और 17 मिनट्स, या फिर क्या होगा 57 डिग्री 17 मिनट्स, या फिर क्या होगा 58 डिग्री और 16 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे चार ऑप्शंस हों और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रेडियन में कितने डिग्री होती हैं, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो समझ लेते हैं। देखिए आपको क्या करना होता है, आपको ये पता है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 अपॉन पाई, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिए, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22/60, ठीक है। तो मैं 22/7 लिखूंगा तो ऊपर क्या है, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, 180 अपॉन 22, और ऊपर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 7 का। अब देखिए आप इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 से एक बार देखिए कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 90, और ये कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब आप इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो ये 9 सते 63 होता है, तो 630, और बटे में आ गया आपका 11। अब 11 से आप इसको एक बार जरा डिवाइड करके देखिए, तो देखिए 11 एकम कितने बार जाएगा, 11 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 11 पचे 55, कितना बचा, 5 और 3 8, 80 बचा। तो 11 सते 77, तो 7 बार चला गया। तो देखिए अब कितने डिग्रीज आपके पास बचे, आपके पास 3 डिग्रीज बचे। और अभी आपको मैंने बताया था कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आप इसको अब क्या कीजिए, मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 18, 180 आपके पास मिनट्स आ गए। अब देखिए 11 का फिर से डिवीजन हो जाएगा, तो 11 अब ये कितनी बार जाएगा, 11 को मैं कितने बार पढ़ूंगा यहाँ पे, 16 बार मैं इसको यहाँ पर 11 को पढ़ सकता हूँ। या फिर एक एक करके पढ़ें तो देखिए 11 एकम 11, इतने डिग्रीज हैं, एक बार गया तो कितना बचा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, तो 11 छंग 66, ठीक है। तो 16 मिनट आपका आंसर आ गया। अब आप चाहें तो देखिए 4 मिनट्स बच रहे हैं, उसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करके फिर से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर आपका ऑप्शंस इतने पे ही है तो आप इतने पे ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलिए। अब फ्रेंड्स जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कुछ रेडियन में वैल्यूज दी हो और उसको किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया भी हुआ है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि 4 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, 18 36 54, 18 चौक 72, तो 720/पाई, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, डिग्री में इसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर और क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन जैसे इस पे पूछा जाता है वो क्या हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि 5 पाई/7, ठीक है, इतना रेडियन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो मैं क्या करूंगा, फिर से सेम चीज है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पाई से ये पाई कट जाएगा, और बाकी इसको आप देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 900/7, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 900/7 है, इसको एक बार आप देखिए कितना, 128 टाइम्स ये पूरा जाएगा, 128 डिग्री
और 57 मिनट्स। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 14 सेकेंड्स तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रेडियन से डिग्री में। अब देखिए डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आता है तब कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन एक मैं लिख के दूं, डिग्री से आपको किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन पे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो डिग्री पे देखिए पहले तो थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दिया हो कि 42 डिग्री और 30 मिनट्स हो, ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में। तो देखिए सबसे पहले तो आप जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ सेकंड भी होता तो पहले मैं सेकंड को किस में कन्वर्ट करता, मिनट में, और मिनट क्योंकि यहाँ पे है तो उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, पहले तो डिग्री में। तो सब कुछ पहले तो मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा। तो आपको भी पता है कि 30 मिनट्स है तो ये कितने डिग्री है, ये हाफ डिग्री लिखा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 42.5, 42.5 ये इतनी डिग्री है। और यही सेम चीज इसको मैं एक कंप्लीट रेशियो में कन्वर्ट कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 84 एंड 85/2। ठीक है, तो 85/2 इतना डिग्री है। अब आपको पता है कि डिग्री को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन 180। ठीक है, इसका मैं इस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से कितने बार जाएगा, 17×5 = 85। और यहाँ पर ये कितनी, 5 से 2 तो 18×2 = 36। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये पाई को भी इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसको कैसे लिख लेंगे, 17 पाई अपॉन 18×2 = 36 और 36×2 = 72। ठीक है, तो 17 पाई/2। ठीक है, देखिए इसमें पाई को आप सॉल्व नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, इसमें पाई को आप ऐसे ही रखा रहने दीजिए, रेडियन में पाई ऐसे ही रहेगा। अब इस पे बेस देखिए थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लूँ तो इसको लिख लेता हूँ, 5 डिग्री 37 मिनट्स और 30 सेकेंड। ये फ्रेंड्स आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो भी सेकंड्स है इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, मिनट्स में। तो ये कितना आ जाएगा, 37.5 मिनट्स आ जाएंगे। तो 37.5 मिनट्स इसको लिखूं, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 37×2 = 74 और एक 75/2। ठीक है, तो ये 75/2 मिनट्स आ गए। अब इसको भी मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सॉरी इस मिनट को मैं मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो इसमें मैं क्या करूं, 60 से डिवीजन कर दूं तो देखिए कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 और 15×4 = 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5/8 इतना डिग्री आ गया। ठीक है, तो 5 डिग्री, और ये टोटल कितना कन्वर्ट हो गया, ये पूरा ये कन्वर्ट हो गया 5/8 डिग्री में। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसमें मैं 5 डिग्री ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में रहेगा, ऊपर में 8×5 = 40 और 5 45। ठीक है, तो 45/8 ये टोटल डिग्री है। अब मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 45 चौके 1 से 80 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 8×4 = 32। तो इसकी वैल्यू सीधे से मेरे आंसर कितना आ जाएगा, पाई/32। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने सीखा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब इसी पे ही एंगल पे ही बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और उस पे बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं पेपर में, उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है पहले तो उसको आप समझ लीजिए। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी कि क्या है कि कोई भी जो एंगल होता है, अगर मैं कुछ ऐसे कहूँ कि दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो वो कहीं ना कहीं पर कट करेंगी, तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ एंगल बनाती हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कुछ एक चाप या फिर इसको आर्क बोलूँ, ठीक है, कुछ ये आर्क भी बनती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इस आर्क को अगर मापा जाए तो उसकी जो लेंथ निकलती है और जो ये रेडियस होती है, इनका जो रेशियो होता है वो ही एंगल होता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को तो लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो लोग नहीं जानते हैं। वो क्या होती है कि जो ये एंगल होता है ये हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग अभी समझेंगे। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ये एंगल कभी भी आप अगर थीटा में रख देंगे, सॉरी किस कभी भी आप इसे अगर डिग्री में रख दे दें अगर एंगल को, तो आपका आंसर हमेशा गलत आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग चलिए समझते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि चांद की दूरी
आपकी आंख से अगर दूरी दी हुई है कि मान लीजिए कि ये मेरी एक छोटी सी आंख है, ठीक है। अब इससे अगर चांद की दूरी कुछ दी जाए कि मान लीजिए यहाँ पर आपका चांद है, ठीक है, ये चांद है, ठीक है। तो कुछ दूरी कितनी दी हुई है, 3,60,000 ये आपकी दूरी दी हुई है। ये मान लीजिए किलोमीटर्स में है, ठीक है। तो और आपसे क्या बोला गया है कि चांद द्वारा आंख पर बना कोण, या फिर अगर क्वेश्चन में इसको कोणीय व्यास बोले तब भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कितना दिया हुआ है, देखिए ये कितना दिया है, 30 मिनट्स दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिग्री नहीं है, ये 30 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जाए कि चांद का व्यास, ये आपको बताना है कितना होगा, ठीक है, चांद का व्यास बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया कि एंगल जो भी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या होती है, जो पॉइंट है उससे इसकी दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेडियस कितनी दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, 3,60,000। तो आपको रेडियस कितनी मिल गई, 3,60,000, ये आपकी रेडियस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और आर्क जो है, असल में चांद का जो व्यास होगा वो हमारे लिए आर्क जैसा होगा, क्योंकि हम जब उसको देखेंगे तो वो आर्क ही जैसा होगा ना। और वही हमारा क्या होगा, चांद का व्यास या फिर उसकी डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो डायमीटर ही पूछी गई है चांद की। तो डायमीटर हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसको आर या फिर इसको मैं डी से डिनोट कर देता हूँ, तो ये डायमीटर है। और एंगल देखिए कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को मैं अगर डिग्री में लिखूं तो ये कितना, हाफ डिग्री है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ लिख देते हैं, और हाफ लिखने की वजह से वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप इस डिग्री को किस में कन्वर्ट कीजिए, रेडियन में। तो रेडियन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अपॉन में 180 है और यहाँ पे हाफ है, तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 360। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब रेडियन में मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये कितनी आ जाएगी, पाई अपॉन 360, ठीक है। तो 360 से 360 कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि क्या है, उसकी डायमीटर है। तो ये पाई की वैल्यू मैं अगर क्या लिख दूं कि 3.14, और यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो बचे हैं, तो 1 2 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 314 और एक जीरो, ठीक है। अप्रॉक्स में लगभग लगभग इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतने किलोमीटर जो है वो क्या हो जाएगी, चांद की डायमीटर, ठीक है। अब इस पे बेस देखिए और एक अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि चांद द्वारा आंख पर बना कोण फिर से दिया हुआ है 30 मिनट्स, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी आंख है, इससे कुछ चांद की कुछ दूरी होगी, वहां पर से इस पे कोण कितना बन रहा है, फिर से हमें कोण उतना ही दिया हुआ है, 30 मिनट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिक्का जिसका व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। तो एक छोटा सा सिक्का है और उसकी व्यास दी हुई है, ठीक है। उसकी व्यास कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आंख से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वह चांद को ढक ले। मतलब कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मेरा सिक्का यहाँ पर है, तो कुछ इस तरह से मैं इसको रखूं कि आंख से फिर मैं चांद को ना देख पाऊं, ठीक है। तो मुझे कुछ उसको इसी तरह से रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूर रखूंगा तब वो पूरी तरह से चांद को नहीं ढक पाएगा। कुछ यहाँ पर अगर मैं रखूंगा तो चांद को नहीं ढक पाएगा, और पहले रखूंगा तो मुझे कुछ फिर दिखेगा ही नहीं, वो चांद से ज्यादा चीज को भी ढक लेगा। तो क्वेश्चन यही है कि वो एग्जैक्टली चांद को पूरी तरह से ढक ले। तो कुछ वो ये पूछना चाहता है कि यहाँ कहीं पर रखता हूँ, तो वो ये डिस्टेंस पूछना चाहता है कि कितनी दूरी पर उसे रखूँ, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले तो एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप अभी आपने इसको किया, ये हाफ डिग्री हुआ, और हाफ डिग्री से कितना, पाई अपॉन 360, इतने रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो एंगल अब आपके पास कितना है, पाई अपॉन 360, और एंगल इज इक्वल टू आर्क होता है। तो आर्क देखिए यहाँ पे कितने की है, 4.4 सेंटीमीटर की आर्क है। तो इसको आप यूनिट के साथ लिख दीजिए, 4.4 सेंटीमीटर अपॉन में रेडियस, और रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस होती है कितनी दूरी पर है। तो मैंने इसको मान लिया डी, यही मुझे निकालना भी है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी इज इक्वल टू 4.4, और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 360 से, और अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू उसने ऑप्शंस में कुछ एग्जैक्ट दे रखी होगी। तो देखिए पॉइंट से मैं इसका एक जीरो काट दूं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 44 मल्टीप्लाइड विथ 36, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, पाई से। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। तो 22/7 रख देते हैं। तो 22 से ये कटेगा, ये कितने बार जाएगा, 2 बार। अब आप इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ये कितना है, 7×42, तो 2 आ गया, 4 हासिल लग गया, 7×3 = 4, 252, ठीक है। और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 504, ठीक है। तो 504 सेंटीमीटर लिखूं या फिर 5.04 मीटर्स, ठीक है। इतनी दूरी पर जब हम लोग इसको रखेंगे
तो फिर हमें वो चांद नहीं दिखेगा और वो उसे पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर को प्लीज़ देखना मत भूलिए, जिसमें मैं और इस पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर ट्रिक्स को डील करूंगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पर मैंने, जैसे आप देख रहे होंगे, पॉइंटर के चारों ओर कुछ एक शेड सा आ रहा है, इसका मैंने यूज़ किया है ताकि आप इंगेज रहें, आपको ये पता हो कि मैं कहाँ पर क्या चीज़ लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ मदद मिल रही है, तो उसे आप बताइए, या फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स?